आज हम यूटेट का 2022 का इंग्लिश सेक्शन का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। स्टेटमेंट है हाउ लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। ऑप्शंस हैं टॉट, प्रमोटेड, अक्वायर्ड, लर्नड। तो अब समझते हैं इन स्टेटमेंट्स को। हाउ लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। हाउ लैंग्वेज इज टॉट इन अ नेचुरल वे, ये पूछना चाहते हैं हम। ठीक है, रोकते हैं। हाउ लैंग्वेज इज प्रमोटेड इन अ नेचुरल वे, ठीक है। तो समझने के तौर पे हाउ लैंग्वेज इज लर्नड और एक्वायर्ड। तो हमारा बेसिक मकसद ये जानने का होता है कि लैंग्वेज अक्वायर कैसे की जाती है, ये समझी कैसे जाती है। तो लर्न तो वो याद कराई जाएगी, प्रमोट क्यों की जाएगी, और टॉट सिखाई कैसे जाती है। तो एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि लैंग्वेज सिखाई कैसे, अक्वायर कैसे की जाती है। तो इसका आंसर 31 का सी हो जाएगा। 32 पर आते हैं। At primary level, the objective of teaching a language is basic interactive communication skills, cognitive advanced language proficiency, memorization of textbook, ability to write question answers. तो एट प्राइमरी लेवल में बच्चा क्वेश्चन आंसर लिखना सीख जाता है, उसका ये बेसिक ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा लैंग्वेज को टीच करने का। मेमोराइज वो टेक्स्ट बुक कर ले प्राइमरी लेवल का बच्चा, ये भी नहीं होगा। कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज, अब अगर प्राइमरी लेवल पर ही लिखा है चीज़ और वो एडवांस लैंग्वेज कैसे सीख पाएगा। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये कहेगी कि ये भी प्रॉमिस से एक्सेप्ट करने वाला स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये कहते बेसिक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक समझदारी वाली स्टेटमेंट होगी कि भाई बेसिकली वो इंटरैक्ट कैसे करना है, वो प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज को सिखाने का मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो 37 का ए होगा आंसर। 33 पर आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट, इंटरफेयर, असेस, इमिटेट। इमिटेट हो सकता है, इमिटेट करना नहीं। असेस करना भी नहीं। इंटरफेयर दखल अंदाजी, ये भी नहीं। इंटरैक्ट एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट हो सकती है। 34 पर आते हैं। वॉट इज द टास्क इन अ टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग? Piece of work which enables learners to do activity. Okay, piece of work for the parents to do their children's homework. Third statement, piece of activity for teachers to do in classroom. या फिर a piece of work which exposes learners to learn the language. तो piece of work which enables learners to do an activity, task जो होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज में, piece of work which enables learners to know, piece of work for the parents, completely no. piece of activity for teachers to do in a classroom, ये भी नहीं। piece of work which exposes learners to language, ठीक है, ये एक टास्क होता है जिसमें वो सीखने की क्षमताओं को अपना विकसित करे। ठीक है, हम 35 क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें पैसेज पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हमारी समझ ये कहती है कि हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए जिससे पैसेज में हम वो चीज़ें देख पाएँ जो ज़रूरत की हो। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। What should be the purpose of reading a book? To understand the contents, बिल्कुल होना चाहिए। To weigh and consider, ये भी होना चाहिए। To contradict, ये तो ठीक है रखते हैं। To take it for granted, मतलब उसको सिर्फ ये समझ लेना है कि हाँ भाई तवज्जो ना देना, ये तो पहले ही हम समझ जाएंगे कि ये इस तरह की बात तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं बताएगा, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why are some books to be tasted? To be read with great care, to be read with great attention, to be read only in parts, to be read for fun. ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ इज मैन्स करेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट ऑफ राइटिंग? इट मेक्स हिम एन एग्जैक्ट मैन, इट मेक्स हिम एन अ ग्रेट राइटर, इट मेक्स हिम अ रेडी मैन, इट मेक्स हिम अ फुल मैन। ठीक है, आगे एक और पढ़ लेते हैं। वॉट इज मेंट बाय च्यूड एंड डाइजेस्टेड? अंडरस्टैंड विदाउट एनी एफर्ट, पार्टली रेड एंड अंडरस्टूड, थॉरली रेड एंड अंडरस्टूड, एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड,
नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर। ठीक है, तो अगर हम सवाल पढ़ें क्वेश्चन पे दोबारा से, और ये देखें कि क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ रीडिंग अ बुक, इट इज़ टू वे एंड कंसिडर, जो हमें स्टेटमेंट में मिला है। फर्स्ट, नॉट रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट or to confuse, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। ठीक है, नेक्स्ट पे, why are some books to be tasted? लिखा है, some books are to be tasted and others to be swallowed and some few to be chewed and digested, that is some books are to be read only in parts। जो some books are to be tasted का मतलब है, क्योंकि लिखा है टू बी रेड विद केयर, ये तो नहीं लिखा टू बी रेड विद ग्रेट अटेंशन। ठीक है, टू बी रेड फॉर फन, ये तो बिल्कुल नहीं है, टू बी रेड इन पार्ट्स। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। हाउ इज मैंस करेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, some books may also be read by deputy and extracts made of them by others, but what would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled book are like common distilled waters, flashy things, reading makes a man a full man, conference a ready man, and writing an exact man। तो इसका आंसर होगा, हाउ इज मैंस करेक्टर इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, इट मेक्स हिम एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, इट मेक्स हिम अ ग्रेट राइटर, नो, इट मेक्स हिम अ रेडी मैन, ओके, एंड इट मेक्स हिम अ फुल मैन, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो पहली स्टेटमेंट है वो इसको समझाती है कि इट मेक्स हिम एन एग्जैक्ट मैन, जैसे हमें यहाँ लिखा है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, 37 का ए। वट इज मेंट बाय च्यूड एंड डाइजेस्टेड, मतलब उसे ढंग से चबाया गया और हजम भी किया गया, इसका मतलब अंडरस्टूड विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट के तो नहीं होगा, पार्टली रेड भी नहीं होगा, थॉरोली रेड एंड अंडरस्टूड, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन हमें चूज वन वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग। ही हैड टू कर्टेल हिज लीव एज अ लॉट ऑफ वर्क वॉज पेंडिंग इन हिज ऑफिस। कर्टेल का मतलब हम इन ऑप्शन से समझते हैं, पोस्टपोन, शॉर्टन, एक्सटेंड, कैंसिल। पोस्टपोन मतलब डिले कर देना, ही हैड टू डिले हिज लीव एज अ लॉट ऑफ वर्क वाज पेंडिंग, ही हैज टू शॉर्टन हिज लीव, ही हैज टू एक्सटेंड, ही हैड टू एक्सटेंड हिज लीव। एक्सटेंड कैसे करेगा, जब वो बहुत सारा काम उस पर पेंडिंग होगा तो। ठीक है, और कैंसिल क्या उसने डायरेक्टली कर दिया था। कर्टेल का मतलब होता है शॉर्ट करना, थोड़ा कट करना जितना पोर्शन है। तो पोस्टपोन उसको डिले करना कोई समझदारी नहीं बताता, एक्सटेंड तो क्यों ही करेगा, तो इसका आंसर शॉर्टन हो जाएगा, उसको छोटा कर देना, कर्टेल का मतलब छोटा कर देना। नेक्स्ट पर आते हैं जिसमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है हमें, मीन्स एंटोनिम्स। माई अंकल इज़ वेरी वेल्दी बट रादर पार्सिमोनियस इन हिज हैबिट्स। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो कम खर्चीला होता है, जो थोड़ा कंजूस किस्म का इंसान होता है। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट बताना है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत खर्चे वाला, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, तो इसका मतलब पार्सिमोनियस का आंसर थ्रिफ्टी होगा, लेकिन दोनों का मतलब कंजूस है, लेकिन पूछा ऑपोजिट क्या है। केयरलेस, केयरलेस जो केयर नहीं करना है, तो स्ट्रिक्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखता हो, ये भी है, इससे तो कोई मतलब नहीं। जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, तो ए इसका सही आंसर होगा, कि हमें ऑपोजिट बताना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे, जिसमें हमें अंडरलाइन पार्ट का, टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 41 लिखा है, ईदर राधा और सीता फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला। तो एक रूल कहता है कि आइदर और के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो दियर तो सिंगुलर नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। अब आते हैं सिंगुलर प्रोनाउन पे, ये दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन उसने राधा और सीता की बात की है, तो करेक्ट आंसर हर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
An idiomatic expression proverb has been given, followed by the following. Choose the one which best expresses the meaning of given idiom. A bolt from the blue, a delayed event, an inexplicable event, an अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एन अनप्लेजेंट इवेंट. तो इसमें तो ये आपको याद ही करना होगा जो idioms एंड phrases हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. ठीक है. 43 पे आते हैं. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस. तो नाउन एडवाइस है. एडवाइजली ये एडवर्ब है. एडवाइजर ये भी नाउन है. ठीक है. तो करेक्ट एडजेक्टिव बताना है. जो करेक्ट एडजेक्टिव होगा वो होगा एडवाइस. ठीक है. अगर सी है इस एडवाइस में तो वो नाउन है. अगर एस है तो वो एडजेक्टिव है. ठीक है. आगे चलते हैं. बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन. बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन. तो ये सब फाइंड. तो सबसे पहले होता है फाइंड का बेस फॉर्म पास्ट पे जो होता है वो होता है फाउंड, और एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है फाउंडेड. ठीक है. और फाउंडेड वर्ड हम किसी के एस्टेब्लिशमेंट में यूज़ करते हैं. तो बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन. ठीक है. तो 44 का आंसर ए हो जाएगा. फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, बट टू एस्टेब्लिश थिंग्स वी यूज फाउंडेड. द जज एक्वेटेड हिम डैश द मर्डर. तो ये प्रपोजिशन बताने हैं हमें. तो एक्वेटेड हिम ऑफ यही स्टेटमेंट होता है. एक्वेटेड, एक्वेट हिम फ्रॉम, एक्वेट हिम ऑफ हिज सिंस. ये स्टेटमेंट. तो जब हम एक्वेट करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है. ठीक है. तो 45 का बी हो जाएगा. द एग्स आर सोल्ड बाय डैश. ठीक है. तो एग्स आर सोल्ड बाय डैश द डजन. तो जब हम कुछ सोल्ड करते हैं जिसमें रेट, सेल करने पर रेट, मेजरमेंट की जब बात हो रही हो और बाय लगा के यूज़ कर रहे हो तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं द. एग्स आर सोल्ड बाय द डजन. ठीक है. 46 का आंसर होगा सी. जैसे एग्जांपल यूज कर सकते हैं हम बाय द 1 लीटर मिल्क. ओके. इस तरह से. आगे चलते हैं. पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज बीइंग डन बाय अस. तो अब ये एक पैसिव स्टेटमेंट है. हमें इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है. टेंस सेम रहेगा. तो इट सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है. तो ये चेंज हो जाएगा. अस चेंज होगा वी में, इट वैसे ही रहेगा. और इसको ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टेटमेंट. तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखेंगे. वी आर डूइंग इट, इट विल बी डन बाय अस. इट विल बी इन फ्यूचर, नो. वी कैन डू इट, ये प्रेजेंट है. वी मस्ट डू इट, वी हैव टू डू इट, मतलब ये हमें फ्यूचर में करना है, ये भी नहीं होगा. वी आर, us will change to we. It is by us, and we are is also shows present continuous. So the correct answer would be A. It is being done by is in passive statement. If we go for active one, we are doing it. Okay, we'll go on the 40th question. Dad said to Pankaj, I will not give you pocket money. Okay. तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में सेड इज रूल है. सेड टू चेंजेस टू टोल्ड. ओके. तो हम सकते हैं डैड ऑर्डर्ड, नो. डैड टोल्ड, ओके. डैड टोल्ड पंकज. डैड सेड टू. तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर एलिमिनेटेड.
in the beginning itself. Now we go with this. I will change according to the first person. So what we will say, that he, I will change to he, and you will change to the second person, which will change to him. Dad told Pankaj that he and will change to would. ओके, ये इसमें टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है. डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी. डैड टोल्ड दैट आई विल, इट स्टिल चेंज स्टेज द सेम. तो ये भी नहीं होगा. तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या बचा, बी. हम इस तरह एलिमिनेट करते हुए सही ऑप्शन पर पहुंचेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डॉन. ठीक है, अब मैंने आपको कल पिछले क्लास में बताया था, मेटाफोर होता है कंपैरिजन, और हाइपर बोल होता है किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना. ऑक्सीमोरॉन होता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, और पर्सोनिफिकेशन होता है किसी लिविंग बीइंग का पर्सोना दे देना, उसमें कुछ ऐसी जान फूंक देना, कुछ बातें कह के नॉन लिविंग थिंग में. ओके, तो विंड जो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन लिविंग थिंग हो. लाइज asleep इन द आर्म्स, आर्म्स तो इंसानी हाथों की होती है. इन द आर्म्स ऑफ डॉन, तो ये विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डॉन, ये नॉन लिविंग एंड आर्म शूज ऑफ लिविंग थिंग्स. तो इसका कंपैरिजन नहीं कहेंगे, कुछ ऐसी बात कहेंगे जो उसमें जान फूंक सके, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, यही इसका सही ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ें कंपैरिजन में नहीं आ रही, कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली गई, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है. तो हमें ये समझ में आती है. और पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि कोई लिविंग चीज़ की जान फूंक दें हम नॉन लिविंग थिंग में डालकर कुछ ऐसी बातें कह गए. ठीक है, अब आते हैं करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पर. TARIF, TARRIF, ये इसकी गलत स्पेलिंग है. TARRIF, ये भी इसकी गलत स्पेलिंग है. TARIF एंड TARIF, तो करेक्ट स्पेलिंग है TARIFF. ठीक है, 50 का आंसर हो जाता है डी. ओके, नेक्स्ट है रीड द पोएम. ये पोएम है और फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो पहले हम पोएम को पढ़ लेते हैं एक बार. I build walls, walls that protect, walls that shield, walls that say I should not yield or reveal who I am or how I feel. I build walls, walls that hide, walls that cover what's inside, walls that stare or smile or look away, silent lies, walls that even block my eyes from the tears I might have cried. I build walls, walls that never let me truly touch those I love so very much. Walls that need to fall, walls meant to be fortresses, are prisons after all. Okay, what are the walls in this poem made of? क्या वो blood and flesh की बनी है? No. Hidden feelings and thoughts, brick or any physical material? No. Cement and tiles? No. तो इसका आंसर होगा hidden feelings and thought. वो कैसे समझ में आया आपको बताता हूँ. जैसे कि लिखा है बिल्ड वॉल्स, आई बिल्ड वॉल्स, वॉल्स दैट प्रोटेक्ट, वॉल्स दैट शील्ड, वॉल्स दैट से एंड आई शुड नॉट यील्ड और रिवील हु आई एम और हाउ आई फील. आई बिल्ड वॉल्स, walls that cover inside, walls that stare or smile or look away, silent lies, walls that even block my eyes from the tears I might have cried. I build walls, walls that never let me truly touch those I love so very much. Okay, तो इसको ये पढ़कर समझ आता है. It tells about our hidden feelings and thoughts. आगे चलते हैं. The expression silent lies in the poem implies that walls are liars. No. Walls are silent. No. Walls lie silently around us. No. Walls make one's hide one's true feeling. This is the right answer. Okay, आगे चलते हैं. Why is it not a good idea to have these walls? They are made of bricks. No. They hurt others. No. They act as a fortress. No. They act as a prison and keep loved ones away. ये हम चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है. Truly touch
Those I love so very much, walls that need to fall, walls meant to be fortress, are prison after all. तो जो इसमें बात कही गई है वो यही है, दे एक्ट एज अ प्रिजन एंड कीप लव्ड वंस अवे. ओके, तो दिस शुड बी द राइट आंसर. ओके, हम आगे चलते हैं. Walls built to protect us ultimately turn into a prison. It is an example of puzzle. Okay, it is an example riddle. I don't know. It is example of satire. व्यंग है वो, ठीक है. पैराडॉक्स है वो. पजल तो भूल भुलैया होती तो ऐसा तो नहीं है. रिडल है, वो भी एक पहेली है, नहीं. सटायर, ठीक है. व्यंग, व्यंग भी कह सकते हैं. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, विरोधाभास जिसे कहते हैं. तो ये विरोधाभास जो हमने वॉल बनाई है वो एक्चुअली में प्रिजन की तरह काम करती है. वो इसलिए कहा गया है, ये हमें एक सही आंसर लगता है, कि जिस वॉल्स को हमने बनाया था, दैट कवर्स वॉट इनसाइड, वॉल्स दैट स्टेयर और स्माइल और लुक अवे, साइलेंट लाइज, वॉल्स दैट इवन ब्लॉक माई आईज फ्रॉम द टीयर्स आई माइट हैव क्राइड. I built walls that never let me truly touch those I love so very much. Walls that need to fall, walls meant to be fortress after all are prisons after all. Walls meant to be fortress are prisons after all. तो जो चीज़ हमें अपने प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, एक्चुअली में वो अब हमारे लिए एक प्रिजन की तरह बन गई है. तो वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है. वॉल्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट अस अल्टीमेटली टर्न इनटू अ प्रिजन. तो जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था वही हमें कैद बन गया हमारा. 54th का आंसर होगा टी, पैराडॉक्स. ओके, आगे चलते हैं. इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है. आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग. तो आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, नो एरर. एक स्ट्रेट रूल है, जब भी हम दो पर्सन्स की बात करें तो उसमें सेकंड पर्सन हमेशा पहले आता है. टीना एंड आई. तो जो इसमें लाइन है ये एक एरर है, ठीक है. टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, ये सही स्टेटमेंट होगा. सेकंड पे आते हैं. 56, आई वुड नेवर अपोलोजाइज इफ आई वर यू. इसका आंसर होगा नो एरर. ओके, आई वुड इज ऑलवेज कम इफ आई वर यू, इन द पास्ट टेंस हमें अगर पूछा गया है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आई वुड इफ आई वर यू, हम इसको ऐसे समझे, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, देन आई वुड नेवर अपोलोजाइज. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता, ऐसा कहा गया, ठीक है. तो इसका आंसर नो एरर होगा. आगे चलते हैं. So quickly did she ran upstairs that she overtook me. Okay, ये याद रखिएगा, जब did आ जाए, did in the past, तो उसके साथ verb की हमेशा बेस फॉर्म आती है. तो ran, run, ran, run, तो ये verb की सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमें नहीं चाहिए. हमें so quickly did she ran, did she run, ये इसके लिए सही स्टेटमेंट होगा. तो जो एरर है वो यहाँ पे डिड शी रन अपस्टेयर्स में, ठीक है. हमें डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए होती. आगे चलते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओमिट टू, टू को हटा दें विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इट. ओके, शी इज़ टू पुअर टू बाय कॉस्टली बुक्स. अब ये बहुत पुअर है, ठीक है. शी इज़ सो पुअर, टू की जगह हम सो यूज़ करेंगे, नो, टू बाय कॉस्टली बुक्स. शी इज़ वेरी पुअर, नो. She is so poor that to buy costly books. She is so poor, ये हम बता रहे हैं, that she can't buy costly books. Okay, this appears to be a correct statement. She is so poor that she could not buy costly books. This shouldn't be the right answer. She could not, वो buy कर नहीं पाई, और ये है she is so poor that वो buy कर नहीं सकती, ठीक है. तो 58 का आंसर हो जाएगा सी. आगे चलते हैं. द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग्स इज नोन एज फोनेटिक्स. स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये तो साउंड्स के लिए होता है. सिंटेक्स, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए होता है.
लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के वर्ड्स की स्टडी के लिए होता है। तो स्टडी ऑफ वर्ड जो होता है सिमेंटिक्स के लिए यूज होता है। 15 का आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट? ग्रामर ये तो है, स्पीच ये भी है, मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं, साउंड सिस्टम ये भी है। तो करेक्ट आंसर मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि वो लिखी हुई होती हैं इन अ हिस्टोरिक टाइम्स with coded languages, coded words. So it doesn't tell about language component. Okay, तो it is not a language component. तो यहीं पर हम लोग आज इस सेक्शन के 2022 के पेपर को एंड करते हैं। We'll see you in next paper.